हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर हमारा सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ था जनरल टेस्ट का। उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे तो हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके जीके के, स्पेशली जीके के, वो हम आज की क्लास में सॉल्व कर पाएँ। और सिर्फ आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करेंगे, उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उन ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, उन ऑप्शंस के थ्रू हम और क्या क्या सीख सकते हैं, और भी कुछ नई चीज़ें हम जानेंगे जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी। तो चलिए आप सब अपनी अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, जस्ट अ सेकेंड या जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि जीडीपी होता क्या है। हम अक्सर न्यूज़पेपर में अलग अलग जगहों पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं जीडीपी जीडीपी। तो जीडीपी होता क्या है? तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई सारे एग्जाम्स में पूछता भी है कि जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए। तो वहाँ पे आपको बताना है कि जीडीपी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर कितनी चीज़ें बनी है, जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड हुई है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, उन एक कंट्री के अंदर उनको हम बोलते हैं जीडीपी। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक टर्म आता है नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री ने एक साल के अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, एक कंट्री ने एक साल में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, उन सभी चीज़ों का जो मार्केट वैल्यू है उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। यानी कि एक कंट्री ने जितना भी सामान बनाया, उसका प्राइस जो है उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो इसमें इंडिया जो है उसने कई सारी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया है। जैसे कि जब 2010 में हम देखेंगे तो इंडिया जो था वो 9th पोजीशन पे आता था इसमें, और हमसे आगे कई सारी कंट्रीज़ थी। लेकिन फाइनली हमने फ्रांस, यूके, ब्राज़ील, इटली जैसी कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है, और हम अब दुनिया के 5वें नंबर पे आ गए हैं, यानी कि हम 5th पोजीशन पे आ गए हैं नॉमिनल जीडीपी में। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, और इंडिया जो है वो जीडीपी में कौन से नंबर पे आता है। तो अब से कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब भी आपसे कोई पूछे कि जीडीपी क्या होती है, तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि जीडीपी होती क्या है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी जैसे मैंने एक बात बताई थी कि कैसे इंडिया जो है उसने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया। तो इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं तो जो ब्रिटेन है, अभी वहाँ पे कुछ हुआ है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए हैं, और वो इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कि वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उनका नाम है ऋषि सुनक। आपने ज़रूर कभी ना कभी उन्हें टीवी पे देखा होगा। वो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, और फिलहाल जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो यूनाइटेड किंगडम है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसके वो लीडर हैं। और 2022 में वो जो थे वो अक्टूबर के मंथ में उस पार्टी के लीडर बने थे, और इससे पहले वो 2 बार जो है वो कैबिनेट में पोजीशन पे भी रह चुके हैं अपने देश के अंदर, गवर्नमेंट में। एक और सवाल है मेरा आप लोगों से। सवाल ये है कि आपको बताना है ये व्यक्ति कौन है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25th गवर्नर हैं। आपके पास अगर घर में कोई भी नोट होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें गवर्नर के साइन होते हैं। आपको बताना है कि 25th गवर्नर जो है इंडिया के, वो कौन है, ये अभी भी गवर्नर है। ओके। इससे अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो लॉन्गेस्ट सी बीच है इंडिया का, उसका नाम क्या है। तो जो लॉन्गेस्ट सी बीच है इंडिया का उसका नाम है मरीना बीच। ये जो है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, और तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु जो है वो साउथ और ईस्ट साइड से ओशन से, यानी कि महासागर से घिरा हुआ है। इसकी कैपिटल जो है वो चेन्नई है, और तमिलनाडु जो है वो एरिया वाइज इंडिया के अंदर 11th नंबर पे आता है, और पॉपुलेशन वाइज 6th नंबर पे आता है।
यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो भारत में छठे स्थान पे आती है, और वहाँ का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 11th नंबर पे आता है। तमिल जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी, तमिल जो है वहाँ की लैंग्वेज है। और वहाँ पे सिर्फ तमिल जो है सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बोली जाती है, आप ऐसा मत सोचिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज में तमिल बोली जाती है, जैसे श्रीलंका में, मलेशिया में, मॉरिशस में। इन जगहों पे बहुत ज़्यादा जो है वो तमिल का इस्तेमाल होता है। और यहाँ का जो डांस है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी देशों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम जो है वो डांस साउथ इंडिया में या फिर पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम करुणानिधि स्टालिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी एक फ़ोटो भी है। और लेफ्ट साइड में अगर आप अपने स्क्रीन के देखेंगे तो वहाँ आपको तमिलनाडु का मैप भी मिल जाएगा। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ आ गया होगा कि तमिलनाडु क्या है, और मरियाना बीच जो है वो मैंने आंसर आपको समझा ही दिया कि वो सबसे बड़ा जो बीच है वो है। बीच क्या होता है, बहुत से लोगों का सवाल होगा। तो बीच का मतलब होता है समुंदर का किनारा, उसको हम बीच बोलते हैं। और हम आइलैंड बोलते हैं ऐसी जगह को जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, चाहे वो कहीं का भी पानी से घिरा हो, चाहे वो समुंदर के पानी से ही घिरा हो, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप वीडियो पॉज कीजिए और जाके आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मैं आपको बताऊंगा आपने सही बताया है या नहीं। आपको बताना है कि जो आइलैंड्स का समूह होता है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन था ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। जो वर्ड है पुरान, इसका मतलब होता है ओल्ड, यानी कि पुराना। अब पुराण क्या होता है, तो पुराण हमें पता नहीं है। इतने सारे मतलब किसने लिखा है ये पुराण, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के बारे में गेस करते हैं, इन्होंने लिखा होगा, इन्होंने लिखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि किसने लिखा है। लेकिन हमें ये पता है कि इन सारे पुराण्स को, इन सारे टेक्स्ट को अलग अलग उठा के कंपाइल किसने किया था, तो उस कंपाइल को व्यास ने किया था। व्यास जो थे उन्होंने इन सब टेक्स्ट को कंपाइल किया था। हो सकता है आपसे अगले एग्जाम में पूछे कि किसने ये सारे पौराणिक टेक्स्ट जो हैं उनको कंपाइल किया था, तो आप याद रखना कि इनको कंपोज किया था व्यास ने। अब होता क्या है कि हमको इससे पता चल जाता है कि ये पूरा जो पुरानिक टेक्स्ट है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। अलग अलग जनरेशन्स ने, अलग अलग लोगों ने मिलकर लिखा है इसको, बस इसको कंपाइल किया था व्यास ने। जो पुराण है उनके अंदर कई सब्जेक्ट्स की बात की गई है, जैसे कि कॉस्मोलॉजी यानी कि आकाश और अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीज़ों की बात है। इतिहास के बारे में बात है, माइथोलॉजी के बारे में बातें हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें चीज़ों के बारे में बताती है। जैसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताती है, उनकी कहानियाँ बताती है, उनके ह्यूमंस के साथ जो इंटरेक्शन थे उनके बारे में बताती है। और ये भी बताती है कि किस तरीके से रिलीजन प्रैक्टिस करनी चाहिए हमको, और किस तरीके से एथिकल टीचिंग होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो टोटल 18 मेजर पुराण्स हैं, जिन्हें महापुराण्स भी बोला जाता है, वो टोटल 18 है। सब एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, सब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बना हुआ है। जैसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है इसको, जैसे ब्रह्मा पुराण जो है वो ब्रह्मा जी और उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया, जो लॉर्ड ब्रह्मा है। इसी तरीके से विष्णु पुराण हैं, वो विष्णु जी के, लॉर्ड विष्णु के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से शिवा पुराण है, वो लॉर्ड शिवा के बारे में बताया गया है। तो ये सारे जो हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में, कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट जो है वो कौन सा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि पुरानिक टेक्स्ट होते क्या हैं, तो आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। अब आपको जल्दी से पता करना है इसके बारे में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और फिर हम आपको हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नहीं है अगला, बस मुझे आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था। हो सकता है आपको ना पता हो, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, जो कि दो एपिक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सब जगह पढ़ी जाती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और भी काफ़ी जगहों पे पढ़ी जाती है। तो आप याद रखना, वाल्मीकि जी ने जो है वो रामायण लिखी है, और व्यास जी ने जो है वो महाभारत लिखी है। आगे चलते हैं। देखिए,
क्वेश्चन कह रहा है अगला कि जो इंटेंसिटी होता है अर्थक्वेक का वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अर्थक्वेक है वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में या फिर कोई भी टेक्टोनिक प्लेट जब मूव करता है तो उसकी वजह से जो है वो अर्थक्वेक आता है। अब इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की उसको हमेशा वेव्स में नापा जाता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ये गैजेट है, जो ये डिवाइस है, इसमें आप देख सकते हैं वेव्स बनी हुई हैं। तो हमेशा जो अर्थक्वेक है उनको वेव्स में किया जाता है रिकॉर्ड, और इसको सीस्मोमीटर बोलते हैं। ये जो पूरा डिवाइस है इसको हम सीस्मोमीटर बोलते हैं। और एक सीस्मोमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिटेक्ट करता है वाइब्रेशंस को, धरती के अंदर जो वाइब्रेशंस आ रही हैं उनको डिटेक्ट करता है। और ये जो वेव्स हैं इनको हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स, जो कि अर्थक्वेक की वजह से ही आता है जनरली। जब अर्थक्वेक आता है तो सीस्मिक वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, और हमें ये पता चलता है कि अर्थक्वेक आया, और ये चीज़ हमें सीस्मोमीटर बताता है। सीस्मोमीटर जो होता है, जो कि ये मशीन है, ये हमें बताती है, जो डिवाइस है ये हमें बताती है कि मोशन हो रहा है ग्राउंड के अंदर, कुछ ग्राउंड के अंदर कुछ हलचल हो रही है, ये मशीन हमें बताती है। देखिए, टिपिकली ये जो मशीन है ये 3 दिशाओं में हमें बताती है, अप डाउन, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देती है अर्थक्वेक की, और जिसको हम सीस्मोग्राम बोलते हैं। जो इंटेंसिटी होता है अर्थक्वेक का उसे सीस्मोमीटर टिपिकली मेजर करता है स्केल पे, जिसे हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो कई सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हैं कि इसमें रिक्टर स्केल होगा या सीस्मोग्राफ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल सीस्मोग्राफ होगा। और जो ये टर्म है, रिक्टर जो टर्म है जिससे आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये पहली बार डेवलप किया गया था अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट जो थे, जिनका नाम था चार्ल्स एफ रिक्टर, 1935 में। बाद में इन्हीं के नाम पे इस स्केल का नाम रखा गया जिसको बोला गया रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल जो होता है वो मेजर करता है मैग्नीट्यूड को और स्ट्रेंथ को, कि कितना स्ट्रेंथ था अर्थक्वेक का। लेकिन जो सीस्मिक वेव्स हैं यानी कि जो सीस्मोग्राफ है वो हमें बताती है कि अर्थक्वेक जो है वो आया है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो सीस्मोग्राफ होगा। ओके, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, या फिर मैं ही आपको बता देता हूँ इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जैसा कुछ दिखेगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। इसके अंदर आप देखोगे तो सारी चीजें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब आपस में कनेक्टेड है। तो इस वजह से ये जो टर्म है इसे पेंजिया बोलते हैं। इसको पहली बार डिराइव किया गया था एंशियंट ग्रीक में। और पेन का मतलब एंशियंट ग्रीक के अंदर किया था, इसका मतलब होता है होल, और मदरलैंड, इट मीन्स होल मदरलैंड। जो कॉन्सेप्ट है इसका ये है कि जो पूरा हमें हमारा जो जितना भी कॉन्टिनेंट है वो सब आपस में जुड़ा हुआ था। इसको पहली बार बताया था एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया था, और उन्होंने बताया था कि हम सारे कॉन्टिनेंट जो है वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। और इनको ओरिजिनेटर माना जाता है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। इनकी किताब, इनकी पुस्तक जो 1912 में पब्लिश हुई थी, 1912 में, उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। उसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब आपस में जुड़े हुए थे। और पेंजिया जो है ये टर्म पहली बार सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था 1920s में। इन्होंने एक जर्मन में किताब लिखी थी, उसके अंदर इस टर्म को यूज़ किया गया था। लेकिन बाद में इस टर्म को हम इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में और अलग अलग जो लिटरेचर था उसमें हम यूज़ करने लगे लेट 1930s और मिड 1920s के दौरान। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 75 केजी वुमेन्स मिडल कैटेगरी फाइनल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। तो देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि इसका आंसर जो है वो लवलीना है, जो कि ऑप्शन डी डी है, जो कि गलत है। उसके पीछे का आंसर ये है कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर का एग्जाम जो था वो हुआ था आपका जून से सितंबर के बीच में, अगस्त तक, जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको इसका करेक्ट आंसर उस समय के हिसाब से देना होगा। तो उस समय के हिसाब से जो पूजा रानी है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 57 केजीज वुमेन मिडल कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दुबई में।
और उन्होंने मेवलुडा करके एक बॉक्सर थी, उनको हराया था और उसके बाद इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और उसके बाद 2022 में, यानी कि पिछले साल की बात है, 2022 में एग्जाम खत्म होने के बाद नवंबर की बात है, नवंबर में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था उसके अंदर लॉवलिना जीती थी 75 कैटेगरी के अंदर। इन्होंने सोकीबा नाम की एक उज्बेकिस्तान की बॉक्सर थी, उनको हराया था 5-0 से। और इनकी वजह से इंडिया का नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोशन हुआ था, क्योंकि एक एशियन बॉक्सिंग जैसे गेम में फाइनल में 5-0 से किसी को हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर आप देखोगे तो 2021 के मैच में जीती थी पूजा रानी और 2022 के मैच में जीती थी लोवलिना। तो अगर आपसे इस साल क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आंसर करोगे जो ऑप्शन डी है उसको आप सही करोगे, लोवलिना आप याद रखना। अब पूजा रानी मत करना, आप लोवलिना करना। 2022 में ये जीती थी। अगर आपसे 2023 यानी कि अब जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें अगर पूछेगा तो आपको यही आंसर क्लिक करना है। सबको क्लियर हो गया अब कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो पिंकी रानी है। और अगर ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा आपसे तो इसका करेक्ट आंसर लोवलिना है। वेरी गुड। लोवलिना को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने बताया था कि इन्होंने 75 कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में जीता है। और इन्होंने उज्बेकिस्तान की जो फाइटर थी उनको 5-0 से हराया था। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गेम को, विच स्पोर्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टोक्यो पैरालंपिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बैडमिंटन और टाइकोंडो। बैडमिंटन का ओरिजिन जो है वो समवेयर इन एशिया और पॉपुलर ये इंग्लैंड में हुआ था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टाइकोंडो, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चोय होंग ही। इन्होंने सबसे पहली बार टाइकोंडो को पॉपुलर किया और इन्हें माना जाता है कि ये फाउंडर थे टाइकोंडो के। टाइकोंडो एक बेसिकली मार्शल आर्ट होता है जो कि कोरिया में शुरू हुआ था और उसके बाद कई सारे देशों में यह पॉपुलर हुआ है। इवन इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और ये टाइकोंडो जो है इसके अंदर बेसिकली जो है वो लेग्स यूज़ किए जाते हैं अपनी फाइट करने के लिए, किक यूज़ की जाती है। और ये काफ़ी पॉपुलर है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि कई सारे कंट्रीज़ में। और इसको सिर्फ एक मार्शल आर्ट के तौर पे नहीं, इसको फिजिकली फिट रहने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है आजकल हर जगह पे। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें भी आपको पता चल गया होगा। हाँ, यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि सर दो क्वेश्चन के आंसर, एक क्वेश्चन के दो आंसर कैसे हो सकते हैं। तो उसके पीछे का आंसर ये है कि ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसमें ऐसा क्वेश्चन था ये, इसके बाद भी ये क्वेश्चन था। ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन डी एंड बी, ऐसे करके ये था, जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए एंड डी, यानी कि बैडमिंटन एंड टाइकोंडो। ओके। तो 2021 में कौन मिस यूनिवर्स बनी थी उनके बारे में पूछा गया है। तो आप याद रखना और आपको ज़रूर पता होगा इनके बारे में। हरनाज संधू जो कि पंजाब से थी, ये भारत की महिला है, ये भारत की है। और ये हरनाज संधू जो है वो 2021 की मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद 2022 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो इनका नाम जो है वो आर बोने गैब्रियल है। ये टेक्सास से हैं, इनकी उम्र जो है वो 28 ईयर्स है। और इन्हें क्राउन किया गया था मिस यूनिवर्स के ताज से 2022 में, जो कि न्यू ऑर्लिना में हुआ था। और ये जो है ये 2022 में जैसा मैंने बताया आपको कि ये मिस यूनिवर्स बनी है। और 84 महिलाओं के साथ इनका कंपटीशन था, जिसके अंदर एक इंडिया की भी महिला थी जिनका नाम था देविता राय। और इन्हें ये किताब मिला है। इनसे पहले जो थी वो हरनाज संधू थी 2021 में, और 2022 में ये बनी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप गैब्रियल को आंसर करेंगी कि यही थी जो कि बनी थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन इक्वेलिटी डे कब मनाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि वुमेन इक्वेलिटी जो डे जो है वो 26 अक्टूबर, सॉरी, वो जो है 26 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 26 अगस्त को वुमेन इक्वेलिटी डे के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1920 में, यानी 1920 में, सॉरी 1920 में, जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने पास किया था 19th अमेंडमेंट, जिससे महिलाओं को
परमिशन मिलती थी, परमिट मिलता था कि उन्हें भी इक्वल राइट्स था वोट का, यानी कि वोट देने का महिलाओं को भी पूरा राइट था। और महिलाएं जो हैं उन्होंने अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। शुरू से हम देखते हैं कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है अपनी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने बराबरी के लिए, इक्वालिटी के लिए। और इस वजह से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इवन 21st सेंचुरी में आज भी 2023 में कई जगहों पे महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। कई सारे डिफरेंसेस हैं पुरुष और महिलाओं में, जैसे वर्क प्लेस पे इक्वल पे स्केल ना होना। आज भी जितने पैसे एक पुरुष को मिलते हैं काम करने के लिए, कई सारी जगहों पे महिलाओं को उतने पैसे नहीं दिए जाते सेम काम करने के लिए। बल्कि कई सारे रिसर्चेस में ये भी साबित हो चुका है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसी दिन को इम्पोर्टेंस बताने के लिए वुमेन इक्वालिटी के बारे में इस डे को मनाया जाता है, जो कि अगस्त 26 को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको बताना था कि जो भी कंपनीज हैं उन कंपनीज से रिलेटेड जितने भी सीईओ हैं उनको आपको मैच करना था। तो हम सारे सिर्फ आंसर नहीं बताने वाले, हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सीईओज हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गूगल के सीईओ से, देन विल गो टू महिंद्रा के सीईओ पे, फिर एप्पल के सीईओ एंड देन पेटीएम मनी के सीईओ। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। इनका नाम है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई को आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये एक इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है और ये फिलहाल सीईओ है गूगल के और अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट एक गूगल की ही कंपनी है। सुंदर पिचई जो है वो एक बिजनेसमैन है, एक सीईओ है, और जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट उसके भी यही सीईओ हैं। इनका जन्म जो था वो चेन्नई में हुआ था। चेन्नई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में बात की थी आपसे, तमिलनाडु की कैपिटल। तो तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ था साल 1972 में। और इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो आईआईटी से की है और उसके बाद फिर ये यूएस चले गए थे। पिचई के लीडरशिप में जो गूगल है उसने अपनी जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है खुद को वेराइटीज़ रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, हार्डवेयर, स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर्स, गूगल मैप, गूगल ड्राइव। बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं गूगल के जो कि सुंदर पिचई के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन चुके हैं गूगल में। और काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हैं वो सुंदर पिचई ने स्टार्ट करी हैं, इवन गूगल के सीईओ बनने के बाद से। स्पेशली इन्होंने प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। नेक्स्ट जो है इनका नाम है सीपी गुररानी। सीपी गुरनानी जो है इन्होंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया था साल 2013 में और ये सीईओ बने थे टेक महिंद्रा के 2015 में। टेक महिंद्रा ज्वाइन करने से पहले ये जो थे इन्होंने कई सारी कंपनीज में काम किया है। कई सारी कंपनीज में ये काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, जैसे कि हैवलेट पैकार्ड करके एक कंपनी थी, पैरोट सिस्टम्स करके एक कंपनी थी। अपने 30 साल के करियर में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स के करियर में, इन्होंने आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा एक की रोल निभाया है और टेक महिंद्रा को ट्रांसफॉर्म करने में, डिजिटल तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में पूरी दुनिया में इन्होंने एक काफ़ी बड़ा एक अपना रोल निभाया है। गुरानी के लीडरशिप में टेक महिंद्रा जो है उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कंपनी बनी है। और कई सारे फील्ड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है और कई सारे फील्ड में इन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिला है। आईटी इंडस्ट्री हो गया और भी कई सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये सीईओ बने हैं 2019 में, जो सॉरी इन्हें नाम दिया गया था सीईओ ऑफ द ईयर का 2019 में एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड के अंदर। अगले व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं तो यह है टिम कुक। टिम कुक जो है ये अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं जो कि अभी सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं एप्पल के। इन्होंने एप्पल को 1998 में ज्वाइन किया था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के तौर पे। और उसके बाद इन्होंने कई सारी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस को हैंडल किया, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे रहे हैं कंपनी के अंदर। जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे भी रहे हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेशंस के तौर पे भी रहे हैं। कुक जो है, टिम कुक जो है, इनको अपॉइंट किया गया था एज अ सीईओ
ऑफ एप्पल इन अगस्त 2011। इन्होंने स्टीव जॉब्स को सक्सीड किया था और इनके लीडरशिप में एप्पल जो है उसने जो उसकी लीगेसी है उसको कंटिन्यू की है इनोवेशन में और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। इनका जो मेन फोकस है वो है सस्टेनेबिलिटी पे, प्राइवेसी पे और एक्सेसिबिलिटी पे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, फटाफट जाके वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे जाके कमेंट कीजिए कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स थे और उनके साथ एक और जो को फाउंडर थे उनका नाम क्या था, जो दूसरे फाउंडर थे एप्पल के उनका नाम क्या था। पहले फाउंडर का नाम स्टीव जॉब्स था, दूसरे फाउंडर का नाम क्या था। जल्दी जल्दी जाइए और जाके फटाफट से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्यक्ति जो है उनका नाम है वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर जो है वो एक इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और करंटली सीईओ हैं ये पेटीएम मनी के। पेटीएम को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंचाया है, स्पेशली यूपीआई के फील्ड में, क्योंकि पेटीएम पहले यूपीआई नहीं करता था यूज़, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये पेटीएम का वॉलेट यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद पेटीएम ने यूपीआई भी यूज़ करना शुरू किया और पेटीएम का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी बड़ा है यूपीआई और बाकी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें पेटीएम मनी जो है उसका काफ़ी बड़ा एक शेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच स्टेट इज कॉमनली नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो हमेशा से याद रखना आप, स्पाइस यानी कि केरला। केरला जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस के लिए ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो इतिहास अगर आप देखोगे स्पाइस का तो वो शुरू होता है, जो उसका ट्रेड था, उसका व्यापार था, वो केरला से शुरू हुआ था आज से लगभग 3000 बीसी पहले। और तब भी केरला से जो लोग थे वो एग्जॉटिक और एरोमेटिक स्पाइसेस जो थे जैसे कार्डमम, ब्लैक पेपर कॉर्न्स, इस तरीके के जो स्पाइसेस होते थे उसको लोग एक्सपोर्ट करते थे, उसको लोग ट्रेड करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। और जो इजिप्ट और बेबीलोनिया के लोग थे वो पहले इंपोर्टर बने थे जिन्होंने इंडियन स्पाइसेस को जो था वो इंट्रोड्यूस किया था हमारे मिडल ईस्ट में और बाकी जगहों पे। तो स्पाइसेस एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ है केरला की, और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं स्पाइसेस को, और स्पाइसेस आज भी केरला से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो स्पाइसेस हैं वो। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। आशा करता हूँ आपने उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे, और फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में जिसमें हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।